बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा माशाल्लाह कैफ आपका टेक्निकली आज स्टार्ट हो गया। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे इंशाल्लाह। अगर आपने इंट्रो मजबूत पढ़ी हुई है तो FR1 मुश्किल नहीं है। मार्केट यही कहती है कि कैफ का सबसे टेक्निकल पेपर, मुश्किल पेपर नेशन वाइड रिजल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से FR1 है, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता। अगर आपने इंट्रो को सही कॉन्सेप्चुअली गो थ्रू किया हुआ है तो FR1 आपको तंग नहीं करेगी इंशाल्लाह। ठीक है, तंग आप जब होंगे जब आपने FR1 पढ़ते हुए जब इंट्रो की एप्लीकेशन की तो उस वक्त कॉन्सेप्ट आपके मजबूत ना हुए तो। ठीक है, तो कोशिश करना है कि अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करके चलें। इंट्रो का रजिस्टर संभाल के रखिएगा, क्योंकि इंट्रो का रजिस्टर आपका FR1 में बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। 60% आपका इंट्रो यूज़ होगा FR1 में। ठीक है, 9 सवाल आएंगे, 9 के 9 कंपल्सरी होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा आएगा, 2 कौन सा आएगा, 3 कौन सा आएगा, 9 क्वेश्चन कौन से आएंगे, कितने कितने नंबर के आएंगे। इट्स टू अर्ली कि मैं अभी इस पर आपसे बात करूं, क्योंकि अभी सब्जेक्ट आपने गो थ्रू ही नहीं किया। अभी आपको पता ही नहीं किस चैप्टर में क्या बात होगी, इसलिए 1 घंटा 1.5 घंटा पहले दिन लगाना मैं इसको फिजिबल या रैशनल नहीं समझता। तो पहले दिन इंशाल्लाह हमने इंट्रोडक्शन तो ले ही लिया, हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जो टॉपिक मैं आपको करवाने जा रहा हूँ ये FR1 की नानी कंसिडर होती है। FR1 की नानी। नानी का मतलब क्या है? कोई भी फंक्शन होगा, कोई भी डिसीजन होगा, कोई भी बातचीत होगी, कोई भी मशवरा होगा तो सबसे पहले किससे लिया जाएगा? नानी से। आपके 9 सवालों में कोई सवाल ऐसा नहीं होगा जिसमें प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट का टच ना हो। और एक पूरा 18 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आएगा, यानी नानी अपने भी पूरे जाहो जलाल के साथ आएंगी और सारे सवालों में भी अपना अपना टच डालेंगी, अपना अपना मशवरा, अपना अपना एडवाइस, नसीहत डालेंगे। ये चैप्टर जब कंप्लीट होगा तो टेक्निकली आपके सिलेबस का 35% कंप्लीट हो चुका होगा। कितने परसेंट इंशाल्लाह? तो ये ना समझना यार अगर ये चैप्टर नंबर 1 पे इतना टाइम लगाएगा तो ये कोर्स कैसे ख़त्म करवाएगा। कोर्स इंशाल्लाह मैं आपको ख़त्म करवाऊंगा, अच्छे तरीके से करवाऊंगा, और आप पेपर कैसा देंगे जैसे इंशाल्लाह आपके जो सीनियर्स ने दिया। इससे पहले R2 की क्लास थी, जब वो निकल रहे हो तो आप उनसे पूछ सकते हैं आपका R1 इनके साथ कैसा रहा था, आपका पेपर कैसा हुआ, जो इन्होंने कहा वो हुआ या नहीं हुआ। वहाँ से इंशाल्लाह आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, क्योंकि इंसान पेटी भाई पर ज़्यादा यकीन करता है और स्टूडेंट का पेटी भाई उसका सीनियर होता है। लेकिन उस हॉस्टल के बच्चे पे यकीन नहीं करना जो कहता है CA नहीं होता। एक और बात वो कहता है, डॉन जो बैठा हुआ है हॉस्टल में, वो क्या कहता है? PRC हो जाता है, कैफ नहीं होता। ये भी कहता है PRC हो जाता है, क्या नहीं होता। आपने उन्हें कहना है कि इंशाल्लाह हम यहीं से तुम्हें कैफ भी करके दिखाएंगे और आर्टिकल्स पे भी इंशाल्लाह जाकर दिखाएंगे। बस कमिटमेंट रखनी है कि आप क्या करने आए हैं? CA करने आए हैं, और CA किए बगैर अब आप वापस नहीं जाएंगे। आप किश्तियाँ जला चुके हैं, आप उस कोस्टर को जला चुके जिस कोस्टर से आपने वापस जाना है CA किए बगैर। छुट्टी गुजारने जाएंगे लेकिन CA छोड़कर नहीं जाएंगे। 100 क्लासेस होंगी इंशाल्लाह। ठीक है, एक क्लास 1 आवर 30 मिनट्स की होगी, यानी 150 घंटे में आपको क्लास में पढ़ाऊंगा, 150 घंटों का आपको होमवर्क दूंगा। ठीक है भाई, रोज का काम रोज करना है। ग्रुप में आपको नंबर आ जाएगा, उस नंबर पे आपने सवाल पूछना है, इंशाल्लाह आपको टाइमली जवाब मिलेगा, परेशान नहीं होना है। और टेस्ट का दिन मेरे ख्याल में अभी अनाउंस नहीं हुआ, शायद वेडनेसडे होगा, और बुध वाले दिन आपकी क्लास में एक हलचल होनी चाहिए कि आज FR1 का क्या है? टेस्ट है। टेस्ट ना देने वाले की बेइज्जती होगी, तो उस बेइज्जती से बचने के लिए आपने टेस्ट मिस नहीं करना। कुछ बच्चे मुझे बेवकूफ़ बनाने के लिए नाम लिखकर आगे कहानियां लिखकर आ जाते हैं। मेरा टीए उसी दिन शाम में मुझे बता देता है कि सर इस बच्चे ने हमारे साथ तमाशा किया, फिर अगले दिन वो क्लास में आएगा या आएगी तो हम उसके साथ तमाशा करेंगे, और हमारा तमाशा बड़ा ख़तरनाक किस्म का होगा। ठीक है, पढ़ेंगे, दोस्ती रखेंगे, प्यार मोहब्बत से चलेंगे। आप बच्चे हो हमारे, हम चाहते हैं कि आप क्वालिफाई करें, लेकिन काम में कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। ये नहीं आपने समझना कि अंसारी साहब अम्मा ने हलवा बनाया था, ये ले खाएं, इसके बाद टेस्ट भूल जाए। ठीक है, और हलवा खा के मौलवी आपको पता है ज़रा एक्टिव हो जाए तो देखो मौलवी हंस रहा है, उसे पता है यार अंसारी बात तो सही है यार। सर कैसे हैं आप?
अब्दुल रहमान ठीक है, खोए खोए तो नहीं है, इंट्रो में बड़े खोए खोए रहते थे आप, आगे आ जाए, आप आगे बैठते हैं तो दिल लगा रहता है मेरा, आ जाए शाबाश, बड़े जाओ जलाल के साथ आ रहे हैं माशाल्लाह, तशरीफ रखें सर। हमारे इलाके के ये डॉन है, ठीक है, तो सब बच्चे किसका नाम लेकर डराएंगे बच्चियों को? अब्दुल रहमान भाई आ जाएंगे। अब्दुल रहमान भाई पेपर कैसा हुआ? ठीक हो गया? कौन सा वाला? क्यों? चलो बहुत अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह, बेफिक्र है, अम्मा मान जाएंगी आपकी, आप टेंशन ना लें, ठीक है। शुरू करें बेटा, लिखें जी, बिस्मिल्लाह पढ़ें, लिखें। चैप्टर नंबर 1 IS 16, चैप्टर नंबर 1 IS 16। अपने दोस्तों को जो घरों में बैठे हुए उन्हें बता देंगे यार कोर्स शुरू हो गया और इसने रुकना नहीं है, इसलिए घर बैठकर वक्त जाया मत करो, ठीक है। IS 16 बेस इसकी है इंट्रो का चैप्टर नंबर 6। क्या था चैप्टर नंबर 6? डेप्रिसिएशन। और मैं वहीं से आपको उठाऊंगा इंशाल्लाह, ताकि आपको ये एहसास ना हो कि यार पता नहीं FR1 क्या है। और मैंने स्टेटमेंट आपको दी भी है और जिम्मेदारी से दी थी कि 60% इंट्रो FR1 में यूज़ होगा, और इंशाल्लाह आपको हर क्लास में ये बात साबित होती हुई नज़र आएगी। बस आपने अपना इंट्रो संभाल के रखना है। अब वो टाइम है जब इंट्रो आपके काम आएगा और आपको पता चलेगा कि MCQ याद ना करने का हमें क्या फ़ायदा हुआ। पूरा पूरा बोर्ड सर जो भरा करते थे वो हमें कहाँ कहाँ अब फ़ायदा दे रहा है इंशाल्लाह, ठीक है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्या होती है? 11 नॉन करंट टेंजिबल एसेट्स को PPE कहते हैं। वो 11 काउंट करवा दें, काउंट करवा दें बच्चियों, आप भी स्टूडेंट हैं, काउंट करवा दें। लैंड, प्रीमिसेस, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, इक्विपमेंट, फर्नीचर, फिक्सचर, फिटिंग, इन्हें क्या, बस पूरे हो गए, कंप्यूटर और इन 11 को क्या कहते हैं? नॉन करंट एसेट्स। और इन्हीं 11 को कलेक्टिवली क्या कहते हैं? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के लिए ISB ने कौन सी बुकलेट बनाई रूल्स की? IS 16। तो IS 16 किसको डील करेगा? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को। और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में क्या छुपे हुए हैं? एसेट्स छुपे हुए हैं। क्या छुपे हुए हैं? चलें फिर बता दें एसेट क्या होता है। एसेट क्या होता है? वो तमाम रिसोर्सेज जो बिजनेस कंट्रोल कर रहा है और ये रिसोर्स फ्यूचर में बिजनेस को फायदा देंगे, तो इसे हम कहते हैं कि ये क्या है? ये एसेट है। एसेट कितनी तरह के थे? नॉन करंट और हमारी डिस्कशन किस पर शुरू हो रही है? नॉन करंट पर। अच्छा, नॉन करंट एसेट हमने कहा कि ये PPE कहलाएंगे 11 के 11। इनमें से एक नॉन डेप्रिशिएबल था, वो जरा बता दें, और बाकी 10 डेप्रिशिएबल हैं। अच्छा बेटा, इंट्रो में आप क्या पढ़ते हैं? इंट्रो में अकाउंटिंग क्या पढ़ते हैं? FR1 में क्या पढ़ेंगे? अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग। बात को समझें, इंट्रो में क्या पढ़ते हैं और FR1 में? अब FR1 में कुछ बातें मैं लेकर आऊंगा वहां से, इटालियन से। कहां से लेके आऊंगा? और कुछ बातें मैं लेकर आऊंगा IASB से। किससे? इंट्रो में आप छोटे छोटे बिजनेसेस की अकाउंटिंग कर रहे थे। FR1 में आप मैक्रो बिजनेसेस की अकाउंटिंग करेंगे, और मैक्रो बिजनेसेस की अकाउंटिंग के लिए आपको IASB के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। किसके रूल्स? मेरे जमाने में जो रूल्स बने थे उन्हें क्या कहते हैं? IAS, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और आपके जमाने में जो रूल्स आ रहे हैं IFRS। एंड ओल्ड इज गोल्ड, ओल्ड इज, तो फिर इसका मतलब है आपकी जिंदगी का आगाज ही कहां से करने लगा हूं? ओल्ड से। आएंगे न्यू, लेकिन ग्रेजुअली। क्यों?
क्योंकि पुराने ही नए स्टैंडर्ड्स की डेवलपमेंट की बेस बन रहे हैं। जैसे टेंजिबल एसेट्स, इन पर IS 16 अप्लाई होता है और इनटेंजिबल एसेट पर IS 38। पहले कौन आया होगा? IS 16, क्योंकि टेंजिबल पहले आए, इनटेंजिबल एसेट बाद में आए। ठीक है, किसका इंट्रोडक्शन देने लगा भाई? किसका? IS 16 का। IS 16 किसको डील करेगा? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड, लिखे नंबर 1, IS 16 will deal with PPE. IS 16 will deal with PPE, property, plant and equipment. जी भाई, ओके हो गया। अब जरा मुझे बता दें, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट के कितने यूजेस सिखाए थे इंट्रो में? 5। नंबर 1 प्रोडक्शन में यूज होते हैं, नंबर 2 सप्लाई में यूज होते हैं, नंबर 3 सर्विसेज में यूज होते हैं, नंबर 4 रेंटल के लिए यूज होते हैं, नंबर 5 एडमिनिस्ट्रेटिव यूज। कितने हो गए? 5। लिखें यूजेस ऑफ PPE। तेज तेज काम करना है। यूजेस ऑफ PPE कहाँ यूज होते हैं? प्रोडक्शन, सप्लाई, सर्विसेज, रेंटल, एडमिनिस्ट्रेटिव यूज। जी भाई, नंबर 1 प्रोडक्शन, नंबर 2 सप्लाई, नंबर 3 सर्विसेज, नंबर 4 रेंटल्स, नंबर 5 व्हाट डू मीन बाय एडमिनिस्ट्रेटिव यूज? अपने ही ऑफिस में यूज कर लेना, ब्रैकेट में लिख लें, अपने ही ऑफिस में यूज कर लेना। अब सुने भाई, PPE आइटम्स, नॉन करंट टेंजिबल एसेट्स, इनको डिफरेंशिएट करके चलना है इन्वेंट्री से और इंटेंजिबल एसेट से। इसके लिए जुमला याद रखिएगा, PPE इस्तेमाल होते हैं, इन्वेंट्री सेल होती है। लिख लें उर्दू में, PPE इस्तेमाल होते हैं। PPE आइटम क्या होती हैं बेटा? इस्तेमाल होती हैं, और इन्वेंट्री आइटम्स सेल होती हैं। अब यहां पे जरा बात समझ लीजिएगा, नॉन करंट एसेट्स हो और टेंजिबल हो, क्या बोला? टेंजिबल हो तो इन्हें तो कहते हैं PPE। नॉन करंट एसेट्स हो, इनटेंजिबल हो, यानी फिजिकल एग्जिस्टेंस ना हो, तो उन्हें इनटेंजिबल एसेट्स कहते हैं। तो लिखें, नॉन करंट एसेट हो, फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, नॉन करंट एसेट्स हो, फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, क्या बोला? नॉन करंट एसेट्स हो और फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, तो इसको क्या कहते हैं? नॉन करंट एसेट्स हो और फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, इसको क्या कहते हैं? PPE। PPE यहां तक लिख लिया? आगे लिखे, नॉन करंट एसेट्स हो, फिजिकल एग्जिस्टेंस ना हो, क्या कहा? नॉन करंट एसेट्स हो, फिजिकल एग्जिस्टेंस ना हो, इनको इंटेंजिबल एसेट्स कहते हैं। तो भी नॉन करंट एसेट्स कितनी तरह के होते हैं? 2, एक टेंजिबल और एक इनटेंजिबल। अब इनके नीचे लिखे, PPE को IS 16 डील करेगा। PPE IS 16। What do you mean by IS 16? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16।
ये क्या करेगा? ये मारेगा पीपीई को, फेंटी लगाएगा? नहीं, पीपीई की रिकॉग्निशन के रूल्स कौन देगा? IS 16। ओके, आगे लिखे, इंटेंजिबल एसेट्स को, इंटेंजिबल एसेट्स को कौन डील करेगा? IS 38। IS 38 IS 16 की ब्रैकेट में लिखें, FAR 1 में पढ़ेंगे। IS 16 के साथ ब्रैकेट में लिखिए प्लीज। कहां पढ़ेंगे बेटा? FAR 1 में। और IS 38 कहां पढ़ेंगे? FAR 2 में। मजे की बात देखें, इससे पहले अभी FAR 2 की क्लास खत्म हुई तो वहां मैं क्या पढ़ा रहा था? IS 38। आपकी FAR 1 शुरू हुई, आपको क्या पढ़ा रहा हूं? IS 16। तो कह सकता हूं दोनों भाई हैं। IS 16 बड़ा भाई है और IS 38 छोटा भाई है। कौन पहले आता है? बड़ा भाई। तो 16 पहले आएगा FAR 1 में, छोटा भाई कब आएगा? आपने क्लियर हो गया? तो फिर आइंदा से पीपी कहां पढ़ेंगे? IS 16 में। और इंटेंजिबल एसेट IS 38 में। इसलिए इंटेंजिबल के मुतालिक कोई बात आएगी तो ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो हमारा इंतजार कहां कर रहा है? FAR 2 में। FAR 2 में कर रहा है। अच्छा, पीपीई की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कहलाती है। इंटेंजिबल एसेट की डेप्रिसिएशन को अमोर्टाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो लिखें, पीपीई की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ही है, इसमें कोई मसला नहीं। पीपीई की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ही है। लाहौर में फीमेल सबसे ज्यादा राइस को प्रेफर करती हैं। ये राइस में तकरीबन 35% एग्जिस्ट कर रही हैं। बच्चियां हम पे कॉन्फिडेंस करती हैं हमारी एनवायरनमेंट की वजह से। ये अल्लाह की तरफ से ही है कि माँ बाप हम पे कॉन्फिडेंस शो करते हैं। कोशिश करेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस मजीद जो है वो बिल्डअप हो और जिस एक्सपेक्टेशन के साथ आप राइस में एंटर होती हैं हम उससे अच्छी सर्विस अपनी बच्चियों को दे सकें। जी बच्चों, क्या लिखा? पीपी की डेप्रिसिएशन को डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कहते हैं और इंटेंजिबल एसेट्स की डेप्रिसिएशन को क्या कहते हैं? अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस। ये स्लाइड सारी आपको मिल जाएंगी, बल्कि शायद आ चुकी हो। अहमद को कह दीजिए। बुक प्रिंट होने चली गई भी है। उम्मीद है बुध की रात को या जुमेरात की सुबह तक आ जाएगी। आपने FAR 1 वॉल्यूम 1 लेकर आने हैं। आई पेंसिल ना करें। आई कैप की बुक का प्रिंट आपने नहीं लेना। आई कैप की बुक में जो कुछ है वो मेरी अपनी बुक में शामिल है, ताकि आपको दोबारा बात में ना हो कि सर हमने तो वो प्रिंट करवा ली थी। आई कैप की बुक की एक लाइन भी हमारी बुक में अल्लाह के फजल से मिसिंग नहीं है। तो मेक इट श्योर कि अब आपको इंट्रो की तरह बुक नहीं लेनी पड़ेगी कि हम राइस की बुक भी ले रहे हो और आई कैप की बुक भी ले रहे हो, क्योंकि बाकी खर्चे करते हुए हमें कुछ नहीं होता, लेकिन वो खरीदते हुए हमें बहुत कुछ होता है। दिल हमारा जो है वो अजीब अजीब होता है। चले अब सुने भाई, जिंदगी में 3 करैक्टर आपने याद रखने जब स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं। क्या बोला? जब स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं। वैसे तो बहुत से करैक्टर होंगे, 3 बड़े कीमती करैक्टर होंगे। एक को कहते हैं रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, भी लिखना मत। एक को कहते हैं इनिशियल मेजरमेंट, एक को कहते हैं सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। तो तुम्हारी जिंदगी में स्टैंडर्ड पढ़ते हुए कितने करैक्टर? 3। पहला, दूसरा, तीसरा। फिल्म में भी 3 मेन करैक्टर होते हैं। एक तो हीरो होता है अब्दुल रहमान, एक विलन होता है अबू बकर, एक आपको पता ही है। ठीक है, तो ये हमारी क्लास का हीरो, ये हमारी क्लास का विलन। ठीक है, तीसरे अननोन करैक्टर के लिए दोनों में लड़ाई चल रही है। देखें कौन जीतता है, क्योंकि वो बाल लगवाने जा रहा है मेरे साथ तरकी। इस्तांबुल की हमारी फ्लाइट है, हम दोनों ने मिलके बाल लगवाने हैं। जाहिद कभी भी हमारे साथ है। हंसता है यार तू, अब मैं पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ, तू तेरा इरादा चेंज हो गया। चलो भाई, जिसके बाल कम हो वो हमसे रुजू करे, हम इंशाल्लाह उसके बाल अरेंज करने की कोशिश करेंगे। बड़ी बड़ी जुल्फों वाली सरकारें बैठी हुई हैं, इनसे डोनेशन ले लेंगे हम। इनसे दोस्ती कर यार, इसकी दोस्ती कर थोड़ा बहुत।
आ गए बस, इसके सर से सर मिलाएगा बाल ही बाल आ जाएंगे। चलो मेरे बच्चों, कितने करेक्टर चले? पहला रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, दूसरा, तीसरा। लिखें जी, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया क्या है? एसेट को रिकॉग्नाइज कब करना है, कब किसी खर्चे को नॉन करंट एसेट समझना है, कब किसी आइटम को पीपीई के तौर पर रिकॉग्नाइज करना है। लेकिन जी रिकॉग्नाइज का मतलब रिकॉर्ड कब करना है। क्या लिखा बेटा? रिकॉर्ड कब करना है। मतलब नॉन करंट एसेट को डेबिट कब करना है। लिखे, नॉन करंट एसेट को डेबिट कब करना है। इंट्रो याद है बेटा? अच्छा, फिर तो कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी याद होगा। बताओ, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? एसेट, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सपेंस। कैपिटल एक्सपेंडिचर की जगह बैलेंस शीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की जगह इनकम स्टेटमेंट। कैपिटल एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट, एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इनकम स्टेटमेंट लेस फ्रॉम जीपी, कभी सेलिंग, कभी एडमिन, कभी डिस्ट्रीब्यूशन। यही सिखाया हुआ है। तो जब मैं ये कह रहा हूं रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, तो मैं ये कह रहा हूं कि इसको नॉन करंट एसेट कब लिखना है, या मैं ये कह रहा हूं कि नॉन करंट एसेट को डेबिट कब करना है। याद रखिएगा, हम अपनी मर्जी से ब्लाइंडली किसी भी आइटम को इन्वेंट्री या एसेट के तौर पर डेबिट क्रेडिट नहीं कर सकते जब तक क्राइटेरिया मीट ना हो। क्या ना मीट हो? तो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया का मतलब कब रिकॉर्ड करना है। उर्दू में लिख लिया, कब रिकॉर्ड करना है। आओ पढ़ते हैं। अब मुझे बताओ, इटालियन बताएगा या IS 16? इटालियन नया है या IS 16 नया है? IS 16 नया है, और उससे नया IFRS। तो रूल है IFRS, IS 16, और इनका अबाओ इजदाद इटालियन था, 1571, इटली का बाशिंदा था। ओके हो गया? ओपन बुक पेपर है। आज जाकर आईकैप की साइट पे जाना है, पब्लिकेशंस में जाना है, वहां अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पर टिक करना है। ऑप्शन आ जाएंगे तो आपने कैफ वाले स्टैंडर्ड्स आज ऑर्डर कर देने हैं। और अगर महीने के एंड की वजह से भी पैसे ना हो तो यकम को तो लाजमी कर देने हैं, क्योंकि पेपर आपका ओपन बुक है। और जब कभी आप भूल जाओगे तो वो स्टैंडर्ड खोल के देखोगे, वहां पे इस स्टैंडर्ड की हेडिंग होगी पैराग्राफ नंबर 7 to 9 और 7 11, और वहां होगा रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। तो आप बुक खोल के लिख सकते हो। है ना लेवल नकल करवाने का, खुद टीचर बता रहा है। और जो पेपर ले रहा है वो कह रहा है कि सेंटर में बैठ के क्या करो, नकल करो। क्यों? प्रोफेशनल बॉडीज ओपन बुक पेपर बनाती हैं, ताकि आपने जाकर उन बुक्स को, जरा इन्हें ज़ियारत तो करवा दो प्रिंसिपल रूम से, बुक्स लाके ले आओ, ले आओ, सारी ले आओ, ले आए, 5 ले आए ना सर। इन्हें पूरी ज़ियारत करवाएं ना, इन्हें पता, बाकी 2 भी ले आए प्रिंसिपल रूम से, ज़ियारत पूरी करवाएं सर। आपको ज़ियारत करवाते हैं स्टैंडर्ड्स की जो आपने पढ़ने हैं। आप सुनो भाई, कौन सा पैराग्राफ? 7 to 9 and 11। उसमें क्या लिखा हुआ था? कॉस्ट ऑफ एन आइटम ऑफ पीपी शैल बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन इफ एंड ओनली। बी लॉ के टीचर ने बताया होगा, व्हाट डू मीन बाय इफ एंड ओनली इफ? जब सारी शराइत पूरी हो जाए। इसका मतलब क्या होता है? कितनी शराइत है? 2। एक है, इट इज probable that future economic benefit associated with the item will flow to the cost of the item can be measured। ये याद करें, एसेट की डेफिनेशन है क्या? इट इज probable that future economic benefit associated with the item will flow to the of a cost can be measured reliably। जब ये 2 बातें पूरी हो जाएंगी तो क्या एंट्री पास करूंगा? बोले जी एंट्री बताइए। एंट्री नॉन करेंट एसेट, एसेट नहीं बोलना बेटा, क्या कहोगे? लिखें जी,
इनिशियल मेजरमेंट। अभी क्या सिखाया है? रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। व्हाट डू मीन बाय रिकॉग्निशन क्राइटेरिया? खड़े हो जाए सर। लो मेरे बच्चों, बस आपने ना पूरे सीए में ये 5 बुकलेट्स स्टैंडर्ड की पढ़नी है। जैसे ये लंबे से हैं, ऐसे इनका भी बहुत हाई लेवल है बुक्स का। थोड़ा पढ़ोगे FR1 में, थोड़ा पढ़ोगे FR2 में, थोड़ा पढ़ोगे CFAM में, थोड़ा पढ़ोगे जॉब्स पर। ठीक हो गया? अच्छा, अब आप कैफ लेवल पे 5 नहीं खरीदोगे, 3 का ऑर्डर होता है। इसलिए मैंने कहा किसको क्लिक करोगे? कैफ को। कितनी बुक्स का ऑर्डर हो जाएगा? 3 का। वो 3 बुक्स आप पेपर में लेकर जा सकते हैं, उनको हाईलाइट भी कर सकते हैं, उनको अंडरलाइन भी, लेकिन उन पे बूटियां नहीं बना सकते। बाद में आप कहें साहब मेरे स्टैंडर्ड खराब हो गए, क्योंकि वो ना रैंडम बेसिस पर चेक कर लेते हैं। किसी के स्टैंडर्ड में कुछ लिखा हो तो फिर उसको ले जाने की इजाजत नहीं है। कब ऑर्डर कर लेंगे? अभी पैसे हो तो अभी, नहीं तो यकम को जरूर। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया सर। वो आई क्या बताएगा? मेरे ख्याल 3200 रुपए है। कभी आपका अंसारी साहब की पत्ती है उसमें, ठीक है? पत्ती सिर्फ चाय की होती है, बाकी कोई पत्ती नहीं होती। हाँ जी, इनिशियल मेजरमेंट क्या लिखा? इनिशियल मेजरमेंट। व्हाट डू मीन बाय इनिशियल मेजरमेंट? किस वैल्यू पर रिकॉर्ड करूं? क्या बोला? किस वैल्यू पर? तो लिखो किस वैल्यू पर रिकॉर्ड करूं। किस वैल्यू पर रिकॉर्ड करूं? इनिशियल मेजरमेंट का मतलब बताओ। जाओ फिर इंट्रो में। इंट्रो में बहुत दफा लेकर जाऊंगा। एक लेक्चर में मेरे ख्याल में कोई 1 घंटा इंट्रो पे चल रहा होगा, 30 मिनट FR1 के चल रहे होंगे। क्यों? इंट्रो से चीजों को उठाना है। अच्छा, इंट्रो बहुत मुश्किल थी। क्यों? इंट्रो के नीचे कौन था? बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ। लेकिन FR1 के नीचे कौन है? अकाउंटिंग, अपना सब्जेक्ट। हमारा CA है। हमारा CA, मैं सही कह रहा हूं? इंट्रो सारे का सारा CA है। इंट्रो पढ़ाना सबसे मुश्किल काम है। सारी जिंदगी तुमने बायो में गुजारी भी होती है, वहां से अकाउंटिंग हेड का अप डाउन करवाते करवाते ना मेरा अपना अप डाउन पूरा हो जाता है। अब नहीं, मैं रिलैक्स आराम से चाय पीऊंगा। क्यों? तुम गिरोगे नहीं इंशाल्लाह। गिरने लगोगे तो कौन पकड़ लेगा तुम्हें? इंट्रो पकड़ लेगा। 100 घंटे इंट्रो के अब काम आएंगे यार। वो जो इतने इतने बोर्ड बनाते थे अब काम आएंगे इंशाल्लाह। क्योंकि तुम PRC करने नहीं आए थे, तुम तो CA करने आए थे मेरे बच्चे। ये PRC के जो धोखे, इनमें नहीं आना था। अल्लाह ने आपको बचा लिया। क्या लिखा? PPR इनिशियली रिकॉर्डेड एट कॉस्ट। रुक जाओ, ठंडी करके खाओ, रुक जाओ। इंट्रो चैप्टर नंबर 1 कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। परचेज प्राइस में सर्टेन एक्सपेंसेस ऐड होते थे और 5 चीजें लेस होती थी। ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, सब्सिडी, रिबेट, गवर्नमेंट ग्रांट, ये माइनस होते थे। डिलीवरी चार्जेस ऐड होता था, कैरेज इनवर्ट ऐड होता था, ऑक्ट्राय चार्जेस ऐड होता था, इंपोर्ट ड्यूटी ऐड होता था, इंश्योरेंस ट्रांजिट ऐड होता था, असेंबलिंग कॉस्ट ऐड होती थी, इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऐड होती थी, साइट प्रेपरेशन कॉस्ट ऐड होती थी, टेस्टिंग कॉस्ट ऐड होती थी, गवर्नमेंट ड्यूटी ऐड होती थी, सर्वेयर चार्जेस ऐड होते थे, प्रोफेशनल चार्जेस ऐड होते थे, डिसमेंटलिंग कॉस्ट ऐड होती थी। हाँ, अंसारी ऐड होती थी। हाँ, ये याद भी आपने रखना है और जाके किसे सल्यूट करना है? इंट्रो की तस्वीर को, इंट्रो की किताब को। और क्या कहना है? माई बाप आप ही तो हो। अब इंट्रो कहेगा बेटा आ गया ना वापस मेरी तरफ, बहुत भाग रहा था। रजिस्टर फेंके तो नहीं थे, किताबें, शॉर्ट नोट्स, हाँ वो सारा यूज होगा भाई। क्या सिखाने लगा? कॉस्ट डिटर्मिनेशन। क्या सिखाने लगा? कॉस्ट डिटर्मिनेशन। और इंट्रो में ये हमने सीखी हुई है। इनिशियल मेजरमेंट का मतलब, इनिशियल मेजरमेंट का मतलब पहली दफा किस वैल्यू पर रिकॉर्ड करूं। लिख लो, पहली दफा किस वैल्यू पर रिकॉर्ड करूं।
पहली दफा किस वैल्यू पर रिकॉर्ड करूं? जी भाई, किस वैल्यू पर रिकॉर्ड करूं? कॉस्ट पर। तो ये पेंसिल ना कर बेटा। तो जो सप्लायर हमसे परचेज प्राइस चार्ज करता है, क्या वही नॉन करेंट एसेट की कॉस्ट होती है? नहीं सर, उसमें से तो कुछ माइनस होना है और कुछ ऐड होना है, और फाइनल करने के बाद जो वैल्यू आएगी सर अंसारी, वो होगी कॉस्ट। उस पर एंट्री पास होगी नॉन करेंट एसेट डेबिट, कैश या बैंक क्रेडिट, या एडवांस क्रेडिट, या अकाउंट पेबल क्रेडिट। सिखाया हुआ है। कभी एडवांस देकर खरीदेंगे, कभी डाउन पेमेंट करके खरीदेंगे, कभी उधार पर खरीदेंगे। सारा सिखाया हुआ भाई, आता रहेगा, रिवाइज करवाता रहूंगा। ये ना परेशान होना यार ये अभी दोबारा नहीं बताएगा, उस वक्त तो मैं यकीन नहीं करता था इस पे। दोबारा बताऊंगा, लेकिन FR2 में जाके नहीं बताऊंगा। पहली गलती माफ होती है। अब ध्यान से FR1 पढ़नी है, क्योंकि सारी FR1 FR2 में यूज होगी, सारी FR1 सारी। ठीक है, अपना होता तो ख्याल होता, पराया है तो दिल बेईमान है। उठा ले मेरा बेटा रिमोट, मेरा पैर से कर ले पे आ जाएगा। चले भाई, डिटर्मिनिंग कॉस्ट ऑफ टैली आइटम। फिर ये बैटरी डाउन क्यों हो जाती है? सारा सिखाया हुआ है, सब आता है, सब आता है। बस क्या करना है, सारी सलाहियतों को इकट्ठा करके रखना है FR1 करने के लिए इंशाल्लाह। ठीक है भाई साहब, ये छोड़ दीजिए, इसमें कोई खास बात नहीं है। इनको घोल के पी जाए। क्यों? क्योंकि जब ये आएंगी तो ये क्या कहेंगी, हमें एसर की कॉस्ट में, तो हम इन्हें क्या कहेंगे, भाग जाओ इधर से, तुम एसर की कॉस्ट में ऐड होने के काबिल ही नहीं हो, तुम्हें तो हम जीपी में से लेस करेंगे। नंबर 1, इसमें एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट भी लिख लें, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट। PDF आज मिल जाती है, अभी आपको कह दिया। आ गई है बेटा, जज़ाकल्लाह बेटा। ये तो मेरे ख्याल मक्खी मार बच्ची लग रही है हमारी, वही है ना? ठीक है, हाँ वो स्टिक पकड़ के रख बेटा। अभी आई नहीं है मक्खी, लेकिन ये डिपार्टमेंट आपका है। ठीक है, 100 रुपए मिलेंगे। चलो भाई, आओ भाई। कॉस्ट डेट आर नॉट कॉस्ट ऑफ एन, इनको भी नहीं पढ़ना, इनको भी नहीं पढ़ना। PDF आई भी है, अभी इनको आपने नहीं पढ़ना है, इनको विद द पैसेज ऑफ टाइम पढ़ाऊंगा, अभी जल्दी नहीं करनी बेटा। अब यहां पर मैं रुक जाता हूं। इनिशियल मेजरमेंट पर एंट्री क्या पास करूं? कॉस्ट डिटरमिन हो गई, लेट से 10,000 फाइनल हुई है, क्या करूं? एंट्री पास करूं? क्या एंट्री पास करूं? लिखें, कॉपी पे लिखें एंट्री, नॉन करंट एसेट डेबिट बैंक क्रेडिट, नॉन करंट एसेट डेबिट बैंक क्रेडिट। मुझे सॉल्व कर दें जरा, मशीन की कॉस्ट डिटरमिन कर दें, ताकि मैं एंट्री के आगे अमाउंट लिख सकूं। PDF आ चुकी है आपके ग्रुप में, बुध की रात तक किताब आ जाएगी, जुमेरात को आपने लेकर आनी है क्लास में, क्योंकि जुमे को 12 रबीउल अव्वल है, मैंने होमवर्क देकर भेजना है। अभी होमवर्क PDF में आता रहेगा आपके ग्रुप में। रोज का काम, व्हाट डू मीन बाय वारंटी कॉस्ट? एक्सपेंस तो है, वो तो हो गया, रट्टा के एक्सपेंस है। होती क्या है वारंटी कॉस्ट?
गौर से सुने, जब हम कोई एसेट खरीदते हैं तो पुराने जमाने में उसकी गारंटी दी जाती थी। सप्लायर कहता था खराब होगा तो ये ले आना, नया ले जाना, इसे कहते थे गारंटी। अब क्योंकि कंपटीशन का जमाना है, खर्चे सप्लायर्स के बहुत बढ़ गए हैं, वो कहते हैं गारंटी ना दो, क्या दे दो, वारंटी, कि खराब हो तो ले आना, सही करवा के फैक्ट्री से तुम्हें वापस दे देंगे, इसे कहते हैं वारंटी। तो जब मैं आपको एसेट्स बेचूंगा तो आप वो एसेट लेकर जाएंगे, उनमें कोई प्रॉब्लम आएगी तो मेरे पास लेकर आएंगे, मैं उनको रिपेयर करके मॉडिफाई करके आपको वापस करूंगा, तो मुझे एज अ सप्लायर कोई खर्चा पड़ेगा, भाई पड़ेगा। उस खर्चे को क्या कहूंगा, वारंटी कॉस्ट, क्या कहूंगा। तो ये कॉस्ट कभी एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं होती। समटाइम क्या होता है, वारंटी पार्शल दी जाती है। वारंटी क्या दी जाती है, पार्शल, यानी 60% हम खर्चा बियर करेंगे, 40% आप बियर करेंगे। तो वो जो हम बियर करेंगे वो हमारा एक्सपेंस होगा, वो कभी एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। पहली आइटम क्या है, कॉस्ट ऑफ मशीन, ऐड करूं, डिलीवरी कॉस्ट, वारंटी कॉस्ट, तीनों को जमा करूंगा। हमने खरीदा क्या है, दोनों को ऐड करूंगा। हमने खरीदा क्या है, हमने खरीदा क्या है। अब मशीन जो है ना वो इस दीवार से लेके उस दीवार तक है, ठीक है। अब जरा दरवाजे से लाके दिखाओ, चौड़ी भी इतनी है और लंबी भी इतनी है, आ जाएगी दरवाजे से, क्या करोगे, दीवार तोड़वाओगे। अब दीवार टूटी, खर्चा हुआ किस पर, बिल्डिंग पर। खर्चे की रीजन मशीन, तो भी ये खर्चा बिल्डिंग को चार्ज करूं या मशीन को, मशीन को चार्ज करूं। नीचे पढ़े, ध्यान से पढ़े, नीचे ध्यान से पढ़े क्या लिखा हुआ। इन एडिशन द एंटिटी इनकर्ड 3.4 मिलियन, 34 लाख इन मेकिंग मॉडिफिकेशन टू इट्स फैक्ट्री मीन बिल्डिंग। मॉडिफिकेशन किस में हो रही है, बिल्डिंग में। मॉडिफिकेशन की रीजन कौन है, मशीन। कॉस्ट किसे चार्ज होगी, मशीन को चार्ज होगी। अब बताएं क्या क्या शामिल करूं उस कॉस्ट में, कॉस्ट ऑफ मशीन, कॉस्ट ऑफ डिलीवरी और मॉडिफिकेशन कॉस्ट। क्योंकि रीजन ऑफ कॉस्ट जो बनेगा, कॉस्ट उसे चार्ज होगी। लिखे, जो कॉस्ट की रीजन बनता है, जो कॉस्ट इनकर होने की रीजन बनता है, कॉस्ट चार्ज भी उसको होती है। क्या बोला, जो कॉस्ट इनकर होने की रीजन बनता है, कॉस्ट चार्ज भी उसको होती है। क्योंकि 1000 कॉमन है, उधर मिलियन कॉमन है, तो इसे 3.4 मिलियन की जगह क्या लिख देता हूं, 3400। इसको क्या लिख देता हूं, 3400। ओके हो गया जी, टोटल कर दीजिए आप। ओके हो गया, चले अगली एग्जांपल सॉल्व कर दीजिए। आहिस्ता आहिस्ता ट्रैक पर लेकर आऊंगा आपको। FR1 के नोट आप कर रहे होंगे, हमें पिछली बातें रिवाइज करवाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आगे जाके हमें रुकना ना पड़े। कोई पॉइंट आपका, हाँ आपका नहीं, चलें ध्यान से करें। अब क्या मांग रहा है, प्रीमिसेस। प्रीमिसेस किस फैमिली से है, बिल्डिंग फैमिली से। किस फैमिली से है, तो इसका मतलब ये बिल्डिंग की कॉस्ट मांग रहा है। किसकी कॉस्ट मांग रहा है, ध्यान से करें।
जी भाई, a business acquired new premises at a cost of 400 million on 1/1/15. In the period to the year end of 31st March 15, the following further costs were incurred. कितने की खरीदी बिल्डिंग? 400 मिलियन की। कब खरीदी? मेरा ईयर एंड कब है? क्या मेरे अकाउंटिंग पीरियड में खरीदी? क्या मेरे अकाउंटिंग पीरियड में खरीदने पर मेरे अकाउंटिंग पीरियड में इसे कैपिटलाइज होना चाहिए? क्या इसको नॉन करंट एसेट कहलाना चाहिए? क्या ये उसकी परचेज प्राइस है? क्या इसमें डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट ऐड होनी चाहिए? क्या नॉन डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस जो है वो जीपी में से माइनस होना चाहिए? क्या ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, सब्सिडी, रिबेट और गवर्नमेंट ग्रांट इस प्राइस में से माइनस होनी चाहिए? ये तीन बातें याद रखनी है आपने। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल ऐड कर देना, नॉन डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल जीपी में से माइनस कर देना, और इन पांच में से कोई इंसेंटिव मिल जाए तो उसे परचेज प्राइस में से माइनस कर देना। ओके। कॉस्ट ऑफ इनिशियल अडेप्टेशन ऑफ द बिल्डिंग। आपने बिल्डिंग ली लेकिन आपके लिए वो पर्पस बिल्ड नहीं है। मसलन ये बिल्डिंग कॉलेज में यूज होने से पहले एक शादी हॉल हुआ करता था, ठीक है? तो कह सकता हूं ये सारी जितनी वॉल्स हैं ये आर्टिफिशियल है। पहले तो एक बहुत बड़ा हॉल होता था ना, बाद में पार्टीशन करके क्या बना दिए? क्लासरूम। जब हॉल को कॉलेज बिल्डिंग में कन्वर्ट किया होगा तो हॉल की अडेप्टेशन हुई होगी। तो फिर ये अडेप्टेशन कॉस्ट बिल्डिंग की कॉस्ट में क्या हुई होगी? ऐड हुई होगी। इसी को मॉडिफिकेशन कॉस्ट भी कहते हैं, इसको कस्टमाइजेशन कॉस्ट भी कहते हैं, इसको अपग्रेडेशन कॉस्ट भी कहते हैं। कई नाम है, इंट्रो में सारे सीखे हुए हैं। लीगल कॉस्ट ऐड होना चाहिए। मंथली क्लीनिंग कॉन्ट्रैक्ट क्या करूं? एक्सपेंस आउट। पूरा बोला करें, क्या करूं? एक्सपेंस आउट। कॉस्ट ऑफ एयर कंडीशनिंग यूनिट नेसेसरी फॉर मशीन। अब बताइए एसी किसकी कॉस्ट में ऐड होना चाहिए? क्योंकि इस एसी के आने की रीजन मशीन है, बिल्डिंग नहीं है। वो हमसे किसकी कॉस्ट पूछ रहा है? बिल्डिंग की। तो इसका मतलब ये कॉस्ट नहीं, ये कॉस्ट नहीं, ये कॉस्ट नहीं, दो ये एक ये जमा कर दे, सब कर दे। ये दो और ये, इसके साथ 3 जीरो लगा लीजिएगा। ये मिलियन में है, ये मिलियन में है, 3 जीरो पहले लगाएं। मिलियन में 6 जीरो होते हैं और कॉमन 3 जीरो हुए में। ओके हो गया जी भाई। अगली एग्जांपल सॉल्व कर दें। प्लांट की कॉस्ट मांग रहा है, फिर मैं आपको आगे लेके जाऊंगा। मुझे कॉस्ट डिटरमिन कर दें। ध्यान से कीजिएगा, टेक योर टाइम, जल्दी नहीं करना। मेरे साथ है ना बच्चे, अकेला तो नहीं हूं मैं। चलो ध्यान से करें फिर। चलो, परचेज प्राइस, फ्रेट चार्जेस,
कहते हैं नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, लेकिन इनमें शामिल हैं 12% रिफंडेबल। इसका पहले 12% निकाल दे, कितना बना 1800। अब बताएं, बल्कि यहां से एक्सक्यूज मी ये वर्ड काट दे, उमैर ये नोट तस्वीर लीजिए और अहमद को भेजिए, शहरोज आप ले लीजिए कि ये काट दे। क्या लिखा हुआ है? टैक्सेस, इन टैक्सेस में शामिल है 12% रिफंडेबल, तो बाकी 88%। दो तरीके हैं, या तो 12% 1800 ले, 15,000 में से 1800 निकाले 13,000। दूसरा तरीका क्या था? डायरेक्ट इसका 88% ले लें, कितना बना 13,200। क्योंकि सिर्फ कौन सी टैक्स की फिगर 61 की कॉस्ट का पार्ट बनती है? नॉन रिफंडेबल। नॉन रिफंडेबल। रिफंडेबल टैक्सेस क्या होते हैं? वापिस आ जाए। इन्हें जीपी में से नहीं करूंगा, इनको करंट एसेट समझूंगा। खुद ही तो कह रहे हो वापिस आ जाएंगे। गवर्नमेंट को दिए हैं थोड़े दिनों में, तो लिखो रिफंडेबल टैक्स एक्सपेंस नहीं होता, ये तो रिसीवेबल फ्रॉम गवर्नमेंट होता है। क्या लिखा? रिफंडेबल टैक्स, बोलिए, एक्सपेंस नहीं होता। मैं जरा ठंडी करके खाई ना सर, मैं गर्म नहीं खा रही ना, मुंह जल जाएगा। गुलाब जामुन 4 रखना चाह रहे हैं आप, शीरे वाली, ठीक है। चलें भाई, क्या लिखा है? रिफंडेबल टैक्स एक्सपेंस नहीं होता, ये तो एक एसेट होता है, यानी गवर्नमेंट से रिसीवेबल, यानी गवर्नमेंट से ये एक करंट एसेट होता है। क्या लिखा? ये एक करंट एसेट होता है। करंट एसेट की जगह बैलेंस शीट है, करंट एसेट की जगह बैलेंस शीट है। अभी बस इतना याद रखें। असेंबलिंग कॉस्ट तो 13,200 ऐड करूंगा, इधर 4,000। साइट प्रेपरेशन कॉस्ट, ओवरहालिंग कॉस्ट, क्या लिखूंगा? लेस फ्रॉम, बोलो बोलो, लेस फ्रॉम जीपी। जनरल ओवरहेड्स लेस फ्रॉम जीपी। इन एडिशन